अब विदा लेता हूँ। अब विदा लेता हूँ मेरी दोस्त, मैं अब विदा लेता हूँ। मैंने एक कविता लिखनी चाही थी, सारी उम्र जिसे तुम पढ़ती रह सकती। उस कविता में महकते हुए धनिये का जिक्र होना था, ईख की सरसराहट का जिक्र होना था। उस कविता में वृक्षों से टपकती ओस और बाल्टी में दूहे दूध पर गाती झाग का जिक्र होना था। और जो भी कुछ मैंने तुम्हारे जिस्म में देखा, उस सब कुछ का जिक्र होना था। उस कविता में मेरे हाथों की शक्ति को मुस्कुराना था, मेरी जांघों की मछलियों ने तैरना था और मेरी छाती के बालों की नरम शॉल में से स्निग्धता की लपटें उठनी थी। उस कविता में तेरे लिए, मेरे लिए और जिंदगी के सभी रिश्तों के लिए बहुत कुछ होना था मेरी दोस्त। लेकिन बहुत ही बेस्वाद है दुनिया के उलझे हुए नक्शे से निपटना, और यदि मैं लिख भी लेता शगुनों से भरी वह कविता, तो उसे वैसे ही दम तोड़ देना था, तुम्हें और मुझे छाती पर बिलखते छोड़कर। मेरी दोस्त, कविता बहुत ही निस्सत्व हो गई है, जबकि हथियारों के नाखून बुरी तरह बढ़ आए हैं, और अब हर तरह की कविता से पहले हथियारों के खिलाफ युद्ध करना जरूरी हो गया है। युद्ध में हर चीज को बहुत आसानी से समझ लिया जाता है, अपना या दुश्मन का नाम लिखने की तरह। और इस स्थिति में मेरी तरफ चुंबन के लिए बड़े होठों की गोलाई को धरती के आकार की उपमा देना या तेरी कमर के लहरने की समुद्र के सांस लेने से तुलना करना बड़ा मजाक सा लगता था। सो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम्हें मेरे आंगन में मेरा बच्चा खिला सकने की तुम्हारी ख्वाहिश को और युद्ध के समूचेपन को एक ही कतार में खड़ा करना मेरे लिए संभव नहीं हुआ। और अब मैं विदा लेता हूँ मेरी दोस्त। हम याद रखेंगे कि दिन में लोहार की भट्टी की तरह तपने वाले अपने गांव के टीले रात को फूलों की तरह महक उठते हैं, और चांदनी में पगी हुई ईख के सूखे पत्तों के ढेरों पर लेटकर स्वर्ग को गाली देना बहुत संगीतमय होता है। हाँ, यह हमें याद रखना होगा, क्योंकि जब दिल की जेबों में कुछ नहीं होता, याद करना बहुत ही अच्छा लगता है। मैं इस विदाई के पल शुक्रिया करना चाहता हूँ उन सभी हसीन चीज़ों का जो हमारे मिलन पर तंबू की तरह तनती रही, और उन आम जगहों का जो हमारे मिलने से हसीन हो गई। मैं शुक्रिया करता हूँ अपने सिर पर ठहर जाने वाली तेरी तरह हल्की और गीतों भरी हवा का, जो मेरा दिल लगाए रखती थी। तेरे इंतजार में रास्ते पर उगी हुई रेशमी घास का, जो तुम्हारी लरजदी चाल के सामने हमेशा बिछ जाता था। टींडों से उतरी कपास का, जिसने कभी भी कोई उज्र न किया और हमेशा मुस्कुराकर हमारे लिए सेज बन गई। गन्नों पर तैनात पिद्दियों का, जिन्होंने आने जाने वालों की भनक रखी। जवान हुए गेहूं की बालियों का, जो हम बैठे हुए न सही लेटे हुए तो ढकती रही। मैं शुक्रगुजार हूँ सरसों के नन्हे फूलों का, जिन्होंने कई बार मुझे अवसर दिया तेरे केशों से पराग केसर झाड़ने का। मैं आदमी हूँ, बहुत कुछ छोटा छोटा जोड़कर बना हूँ, और उन सभी चीज़ों के लिए जिन्होंने मुझे बिखर जाने से बचाए रखा, मेरे पास शुक्राना है। मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ। प्यार करना बहुत ही सहज है, जैसे कि जुल्म को झेलते हुए खुद को लड़ाई के लिए तैयार करना, या जैसे गुप्तवास में लगी गोली से किसी गुफा में पड़े रहकर जख्म के भरने के दिन की कोई कल्पना करे। प्यार करना और लड़ सकना, जीने पर ईमान ले आना मेरी दोस्त, यही होता है। धूप की तरह धरती पर खिल जाना और फिर आलिंगन में सिमट जाना, बारूद की तरह भड़क उठना और चारों दिशाओं में गूंज जाना। जीने का यही सलीका होता है। और प्यार करना और जीना उन्हें नहीं आएगा जिन्हें जिंदगी ने बनिए बना दिया। जिस्म का रिश्ता समझ सकना, खुशी और नफरत में कभी भी लकीर न खींचना, जिंदगी के फैले हुए आकार पर फिदा होना, सहम को चीर कर मिलना और विदा होना,
बड़ी शूरवीरता का काम होता है। मेरी दोस्त, मैं अब विदा लेता हूँ। जीने का सलीका यही होता है। तू भूल जाना मैंने तुम्हें किस तरह पलकों में पालकर जवान किया कि मेरी नजरों ने क्या कुछ नहीं किया। तेरे नक्शे की धार बांधने में कि मेरे चुंबनों ने कितना खूबसूरत कर दिया तेरा चेहरा, कि मेरे आलिंगनों ने तेरा मोम जैसा बदन कैसे सांचे में ढाला। तू यह सभी भूल जाना मेरी दोस्त, सिवा इसके कि मुझे जीने की बहुत इच्छा थी, कि मैं गले तक जिंदगी में डूबना चाहता था। मेरे भी हिस्से का जी लेना मेरी दोस्त, मेरे भी हिस्से का जी लेना। सबसे खतरनाक। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती। पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती। गद्दारी और लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहमी सी चुप में जकड़े जाना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होता। कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है। जुगनुओं की लौ में पढ़ना बुरा तो है। मुट्ठियां भींच कर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है, सबसे खतरनाक नहीं होता। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, तड़प का ना होना, सब सहन कर जाना। घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर जाना। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। सबसे खतरनाक वो घड़ी होती है आपकी कलाई पर चलती हुई भी जो आपकी नज़र में रुकी होती है। सबसे खतरनाक वो आँख होती है जो सब कुछ देखती हुई जमी बर्फ होती है, जिसकी नज़र दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है, जो चीज़ों से उठती अंधेपन की भाप पर ढुलक जाती है, जो रोज़मर्रा के क्रम को पीती हुई एक लक्ष्यहीन दोहराव के उलटफेर में खो जाती है। सबसे खतरनाक वो चांद होता है जो हर हत्याकांड के बाद वीरान हुए आंगन में चढ़ता है, लेकिन आपकी आंखों में मिर्चों की तरह नहीं गड़ता। सबसे खतरनाक वो गीत होता है जो आपके कानों तक पहुंचने के लिए मरसिए पड़ता है, आतंकित लोगों के दरवाजे पर जो गुंडों की तरह अकड़ता है। सबसे खतरनाक वह रात होती है जो जिंदा रूह के आसमानों पर ढलती है, जिसमें सिर्फ उल्लू बोलते और हुआ हुआ करते गीदड़ हमेशा के अंधेरे बंद दरवाजों चौगाठों पर चिपक जाते हैं। सबसे खतरनाक वो दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए और जिसकी मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा आपके जिस्म के पूरब में चुभ जाए। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती। पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती। गद्दारी और लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। सपने हर किसी को नहीं आते। बेजान बारूद के कणों में सोई आग के सपने नहीं आते। बदी के लिए उठी हुई हथेली को पसीने नहीं आते। शेल्फों में पड़े इतिहास के ग्रंथों को सपने नहीं आते। सपनों के लिए लाजमी है झेलने वाले दिलों का होना, नींद की नज़र होनी लाजमी है। सपने इसलिए हर किसी को नहीं आते। आधी रात में मेरी कंपकपी 7 रजाइयों में भी न रुकी। सतलुज मेरे बिस्तर पर उतर आया। 7 रजाइयाँ गीली। बुखार 106, 107, हर सांस पसीना पसीना। युग को पलटने में लगे लोग बुखार से नहीं मरते,
मृत्यु के कंधों पर जाने वालों के लिए मृत्यु के बाद जिंदगी का सफर शुरू होता है। मेरे लिए जिस सूर्य की धूप वर्जित है, मैं उसकी छाया से भी इनकार कर दूंगा। मैं हर खाली सुराही तोड़ दूंगा। मेरा खून और पसीना मिट्टी में मिल गया है। मैं मिट्टी में दब जाने पर भी उगाऊंगा। हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे साथी, हम लड़ेंगे। उदास मौसम के लिए हम लड़ेंगे साथी, गुलाम इच्छाओं के लिए हम चुनेंगे साथी जिंदगी के टुकड़े। हथौड़ा अब भी चलता है उदास निहाई पर, हल अब भी चलता है चीखती धरती पर। यह काम हमारा नहीं बनता है। प्रश्न नाचता है प्रश्न के कंधों पर चढ़कर। हम लड़ेंगे साथी, कत्ल हुए जज्बों की कसम खाकर, बुझी हुई नजरों की कसम खाकर, हाथों पर पड़े घट्टों की कसम खाकर। हम लड़ेंगे साथी, हम लड़ेंगे तब तक जब तक वीरू बकरिहा बकरियों का मूत पीता है, खिले हुए सरसों के फूल को जब तक बोने वाले खुद नहीं सूंघते, कि सूजी आंखों वाली गांव की अध्यापिका का पति जब तक युद्ध से लौट नहीं आता, जब तक पुलिस के सिपाही अपने भाइयों का गला घोटने को मजबूर है, कि दफ्तरों के बाबू जब तक लिखते हैं लहू से अक्षर। हम लड़ेंगे जब तक दुनिया में लड़ने की ज़रूरत बाकी है। जब तक बंदूक न हुई तब तक तलवार होगी, जब तलवार न हुई लड़ने की लगन होगी। लड़ने का ढंग न हुआ, लड़ने की ज़रूरत होगी। और हम लड़ेंगे साथी, हम लड़ेंगे कि लड़े बगैर कुछ नहीं मिलता। हम लड़ेंगे कि अब तक लड़े क्यों नहीं। हम लड़ेंगे अपनी सज़ा कबूलने के लिए, लड़ते हुए जो मर गए उनकी याद जिंदा रखने के लिए। हम लड़ेंगे। मैं पूछता हूँ आसमान में उड़ते हुए सूरज से, क्या वक्त इसी का नाम है कि घटनाएं कुचलती हुई चली जाएं मस्त हाथी की तरह एक समूचे मनुष्य की चेतना को, कि हर सवाल केवल परिश्रम करते देह की गलती ही हो। क्यों सुना दिया जाता है हर बार पुराना लतीफा, क्यों कहा जाता है हम जीते हैं। जरा सोचे कि हम में से कितनों का नाता है जिंदगी जैसी किसी चीज के साथ। रब की वह कैसी रहमत है जो गेहूं गोड़ते फटे हाथों पर और मंडी के बीच के तख्त पोश पर फैले मांस के उस पिलपिले ढेर पर एक ही समय होती है। आखिर क्यों बैलों की घंटियों पानी निकालते इंजनों के शोर में गिरे हुए चेहरों पर जम गई है एक चीखती खामोशी। कौन खा जाता है तलकर टोके पर चारा लगा रहे कुतरे हुए अरमानों वाले पट्टे की मछलियों। क्यों गिड़गिड़ाता है मेरे गांव का किसान एक मामूली पुलिस वाले के सामने। क्यों कुचले जा रहे आदमी के चीखने को हर बार कविता कह दिया जाता है। मैं पूछता हूँ आसमान में उड़ते हुए सूरज से, मैं पूछता हूँ। 23 मार्च। उसकी शहादत के बाद बाकी लोग किसी दृश्य की तरह बचे। ताजा मुंदी पलके देश में सिमटती जा रही झांकी की, देश सारा बच रहा बाकी। उसके चले जाने के बाद, उसकी शहादत के बाद अपने भीतर खुलती खिड़की में लोगों की आवाज़ें जम गई। उसकी शहादत के बाद देश की सबसे बड़ी पार्टी के लोगों ने अपने चेहरे से आंसू नहीं नाक पहुंची, गला साफ कर बोलने की, बोलते ही जाने की मशक की। उससे संबंधित अपनी उस शहादत के बाद लोगों के घरों में उनके तकियों में छिपे हुए कपड़े की महक की तरह बिखर गया।
शहीद होने की घड़ी में वह अकेला था ईश्वर की तरह, लेकिन ईश्वर की तरह वह निस्तेज न था। तुम्हारे बगैर मैं होता ही नहीं। तुम्हारे बगैर मैं बहुत खचाखच रहता हूँ। यह दुनिया सारी धक्कम पेल सहित बेघर पाश की दहलीजें लांघ कर आती जाती है। तुम्हारे बगैर मैं पूरे का पूरा तूफान होता हूँ, ज्वार भाटा और भूकंप होता हूँ। तुम्हारे बगैर मुझसे रोज मिलने आते हैं आइंस्टाइन और लेनिन, मेरे साथ बहुत बातें करते हैं जिनमें तुम्हारा बिल्कुल भी जिक्र नहीं होता। मसलन, समय एक ऐसा परिंदा है जो गांव और तहसील के बीच उड़ता रहता है और कभी नहीं थकता। सितारे जुल्फों में गुंथे जाते हैं या जुल्फे सितारों में एक ही बात है। मसलन, आदमी का एक और नाम मेंशेविक है और आदमी की असलियत हर सांस के बीच को खोजना है। लेकिन हाय हाय, बीच का रास्ता कहीं नहीं होता। वैसे इन सारी बातों से तुम्हारा जिक्र गायब रहता है। तुम्हारे बगैर मेरे पर्स में हमेशा ही हिटलर का चित्र परेड करता है। उस चित्र की पृष्ठभूमि में अपने गांव की पूरे वीराने और बंजर की पटवार होती है, जिसमें मेरे द्वारा निक्की के ब्याह में गिरवी रखी जमीन के सिवा बची जमीन भी सिर्फ जर्मनों के लिए ही होती है। तुम्हारे बगैर मैं सिद्धार्थ नहीं, बुद्ध होता हूँ, और अपना राहुल, जिसे कभी जन्म नहीं देना, कपिल वस्तु का उत्तराधिकारी नहीं, एक बौद्ध भिक्षु होता है। तुम्हारे बगैर मेरे घर का फर्श सेज नहीं, ईंटों का एक समाज होता है। तुम्हारे बगैर सरपंच और उसके गुर्गे हमारी गुप्त डाक के भेदिए नहीं, श्रीमान बीडीओ साहब के कर्मचारी होते हैं। तुम्हारे बगैर अवतार सिंह संधू महज पाश और पाश के सिवा कुछ नहीं होता। तुम्हारे बगैर धरती का गुरुत्व भुगत रही दुनिया की तकदीर होती है, या मेरे जिस्म को खरोंच कर गुजरते अहाद से मेरे भविष्य होते हैं। लेकिन किंदर, चलता जीवन माथे लगता है, तुम्हारे बगैर मैं होता ही नहीं। हमारे लहू को आदत है मौसम नहीं देखता, महफिल नहीं देखता, जिंदगी के जश्न शुरू कर देता है, सूली के गीत छेड़ देता है। शब्द है कि पत्थरों पर बह बह कर घिस जाते हैं, लहू है कि तब भी गाता है। जरा सोचे कि रूठी सर्द रातों को कौन मनाए, निर्मोही पलों को हथेलियों पर कौन खिलाए। लहू ही है जो रोज धाराओं के होठ चूमता है, लहू तारीख की दीवारों को उलांग आता है। यह जश्न, यह गीत किसी को बहुत है, जो कल तक हमारे लहू की खामोश नदी में तैरने का अभ्यास करते थे। घास, मैं घास हूँ, मैं आपके हर किए धरे पर उगाऊंगा। बम फेंक दो चाहे विश्वविद्यालय पर, बना दो हॉस्टल को मलबे का ढेर, सुहागा फिरा दो भले ही हमारी झोंपड़ियों पर, मुझे क्या करोगे? मैं तो घास हूँ, हर चीज पर उगाऊंगा। बंगे को ढेर कर दो, संगरूर मिटा डालो, धूल में मिला दो लुधियाना जिला, मेरी हरियाली अपना काम करेगी। 2 साल 10 साल बाद सवारियां फिर किसी कंडक्टर से पूछेगी, यह कौन सी जगह है? मुझे बरनाला उतार देना, जहां हरे घास का जंगल है। मैं घास हूं, मैं अपना काम करूंगा, मैं आपके हर किए धरे पर उगाऊंगा। अपनी असुरक्षा से। यदि देश की सुरक्षा यही होती है कि बिना जमीर होना जिंदगी के लिए शर्त बन जाए, आंख की पुतली में हाँ के सिवा कोई भी शब्द अश्लील हो और मन बदकार पलों के सामने दंडवत झुका रहे, तो हमें देश की सुरक्षा से खतरा है। हम तो देश को समझे थे घर जैसी पवित्र चीज, जिसमें उमस नहीं होती,
आदमी बरसते मेह की गूंज की तरह गलियों में बहता है, गेहूं की बालियों की तरह खेतों में झूमता है और आसमान की विशालता को अर्थ देता है। हम तो देश को समझे थे आलिंगन जैसे एक एहसास का नाम। हम तो देश को समझते थे काम जैसे कोई नशा। हम तो देश को समझते थे कुर्बानी सी वफा। लेकिन गर देश आत्मा की बिगाड़ का कोई कारखाना है, गर देश उल्लू बनने की प्रयोगशाला है, तो हमें उससे खतरा है। गर देश का अमन ऐसा होता है कि कर्ज के पहाड़ों से फिसलते पत्थरों की तरह टूटता रहे अस्तित्व हमारा, और तनख्वाहों के मुंह पर थूकती रहे कीमतों की बेशर्म हंसी, कि अपने रक्त में नहाना ही तीर्थ का पुण्य हो, तो हमें अमन से खतरा है। गर देश की सुरक्षा को कुचल कर अमन को रंग चढ़ेगा, कि वीरता बस सरहदों पर मरकर परवान चढ़ेगी, कला का फूल बस राजा की खिड़की में ही खिलेगा, अक्ल हुक्म के कुएं पर रहट की तरह ही धरती सींचेगी, तो हमें देश की सुरक्षा से खतरा है। भगत सिंह ने पहली बार पंजाब जंगलीपन, पहलवानी और जहालत से बुद्धिवाद की ओर मोड़ा था। जिस दिन फांसी दी गई उसकी कोठरी में लेनिन की किताब मिली, जिसका एक पन्ना मोड़ा गया था। पंजाब की जवानी को उसके आखिरी दिन से इस मुड़े पन्ने से बढ़ना है, आगे चलना है आगे। हम झूठ मूठ का कुछ भी नहीं चाहते। जिस तरह हमारे बाजुओं में मछलियां हैं, जिस तरह बैलों की पीठ पर उभरे सोटियों के निशान हैं, जिस तरह कर्ज के कागजों में हमारा सहमा और सिकुड़ा भविष्य है, हम जिंदगी, बराबरी या कुछ भी और इसी तरह सचमुच का चाहते हैं। हम झूठ मूठ का कुछ भी नहीं चाहते, और हम सब कुछ सचमुच का देखना चाहते हैं। जिंदगी, समाजवाद या कुछ भी और। भारत मेरे सम्मान का सबसे महान शब्द, जहाँ कहीं भी प्रयोग किया जाए बाकी सभी शब्द अर्थहीन हो जाते हैं। इस शब्द के अर्थ खेतों के उन बेटों में हैं जो आज भी वृक्षों की परछाइयों से वक्त मापते हैं। उनके पास सिवाय पेट के कोई समस्या नहीं, और वह भूख लगने पर अपने अंग भी चबा सकते हैं। उनके लिए जिंदगी एक परंपरा है और मौत के अर्थ है मुक्ति। जब भी कोई समूचे भारत की राष्ट्रीय एकता की बात करता है तो मेरा दिल चाहता है उसकी टोपी हवा में उछाल दूं, उसे बताऊं कि भारत के अर्थ किसी दुष्यंत से संबंधित नहीं, वरन खेत में दायर है, जहां अन्न उगता है, जहां सेंध लगती है। मुझे पता है प्रतिमानों की रेतीली दीवार से, माँ बाप की झिड़कियों से तुम्हारे गले लगकर मैं रोऊंगा नहीं। संवेदना के कोहरे में तुम्हारे आलिंगन में याद ऐसे फैल जाती है कि पढ़ी नहीं जाती अपने खिलाफ छपती खबरें। मुझे पता है कि चाहे अब नहीं चलते सुराख वाले गोल पैसे, लेकिन पीछे छोड़ गए हैं वे अपनी साजिश, कि आदमी अभी भी उतना है जितना किसी को गोल पैसे के सुराख से नजर आता है।